हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती लेवल 1 हेतु विज्ञान के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपना पहला टॉपिक अम्ल, क्षारक और लवण वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने 7th क्लास एनसीईआरटी से इस टॉपिक को पढ़ लिया था और 10th क्लास वाली एनसीईआरटी बुक से अब अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका एक पार्ट आ चुका है जो आपने देख लिया होगा और आज अपन इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में लास्ट में हमने अम्ल और क्षारक की धातु के साथ में रिएक्शंस देखी थी। ठीक है, उससे पहले अपन ने देखा था गंधीय सूचक। इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। लौंग का तेल, तनु, वनीला, अर्क, प्याज। ठीक है, ये होते हैं गंधीय सूचक। उसके बाद में हमने अम्ल और क्षारक की धातु के साथ में रिएक्शंस देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अम्ल धातु के साथ में रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इसको जब हम जलाते हैं या इसकी जो परख नली होती है जिससे ये गैस निकल रही होती है, तो उसके मुंह पर अगर हम जलती हुई तीली ले जाते हैं तो ये फट फट की ध्वनि यानी कि पॉप साउंड जो है उसके साथ में ये जलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि क्षार की जब अभिक्रिया धातु के साथ में करवाई जाती है तो इससे भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी देखा था हमने, एक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की रिएक्शन है। और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन एक बार, तो आपको इसको जरूर ध्यान में रखना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जिंक की अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम जिंकेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आज का अपना टॉपिक है फ्रेंड्स, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे। धातु कार्बोनेट्स जैसे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है। उसकी अभिक्रिया जब अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाई जाती है तब इससे लवण, जल और गैस बनती है। ठीक है, लवण यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जल, और उसके बाद में गैस कौन सी बन रही है यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैस कौन सी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब हमने सिंपल धातु के साथ में रिएक्शन करवाई थी अम्ल की, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। और जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तब यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाई जाती है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ जब अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया करवाई गई तो इससे भी लवण, जल और गैस ही बना। ठीक है, यहाँ पर भी लवण के रूप में NaCl, Na और इसका Cl, तो NaCl लवण बन रहा है और जल और उसके साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन बताई हुई है जिसके अंदर जो क्षार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसमें और CO2 गैस प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या होता है, इसके बारे में बताया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, जब उसकी रिएक्शन या कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के अंदर घुला जाता है तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिसको चूने का पानी भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CaOH का हॉल्टोइस, एक्वस फॉर्म में ये बनता है। जब इसके अंदर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है, ये जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, उसी के संदर्भ में आगे बात करी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब ये CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है और साथ में जल बनता है। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर और अधिक मात्रा के अंदर अगर CO2 गैस प्रोवाइड की जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल बन रहा है, अगर इसी अवक्षेप के अंदर अगर हम और अधिक CO2 गैस को प्रोवाइड कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर ये अवक्षेप के रूप में बनता है और ये जब और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो ये जल के अंदर विलयशील अवस्था के अंदर बन जाता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में ही बनता है।
तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर और अधिक मात्रा के अंदर अगर CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसके कुछ विविध रूपों के नाम बताए हुए हैं NCERT के अंदर। आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप होते हैं, जैसे चूना पत्थर जिसको लाइम स्टोन कहा जाता है, और खड़िया जिसको चाल्क कहा जाता है, और संगमरमर जिसे मार्बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप। आते अपन जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जो रिएक्शन है उसको अगर एक साथ लिखना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से किसी की भी रिएक्शन अगर अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब अपन ने 7th क्लास का पढ़ा था तब भी ये रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण बना देते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड में आते हैं और ये सामान्यतः क्षारकीय ऑक्साइड भी कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति क्षार की जैसी होती है और जब इनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा वो अपन को देखना है। देखिए, उदासीनीकरण की तरह ही जो अम्ल और क्षारक को मिलाने पर जो रिएक्शन होती है उसकी तरह ही धात्विक ऑक्साइड भी, क्योंकि ये क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं तो ये भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनते हैं, ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करें तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है CuCl2। ठीक है, और उसका कलर कैसा होता है तो नीला हरा कलर हो जाता है कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट है क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। पहले हमने अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन देखी थी जो कि क्षारकीय प्रवृत्ति के थे। अब अपन को देखना है क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो कि अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि, तो ये होते हैं अधात्विक ऑक्साइड, उनकी अभिक्रिया क्षारकों के साथ में देखनी है। ठीक है, अधातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया जब क्षारक के साथ में करवाई जाती है तो इससे लवण और जल बनता है। पिछले वाले रिएक्शन में भी लवण और जल ही बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही रिएक्शन के अंदर लवण और जल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे चूने का पानी यानी कि क्षारक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इससे कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है, जिसमें अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जब और अधिक मात्रा के अंदर CO2 गैस प्रोवाइड की जाती है तो वो और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, चूँकि ये रिएक्शन अम्ल और क्षारक के मध्य होने वाली अभिक्रिया जैसी है, अति स्पष्ट है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण जैसी अभिक्रिया लग रही है, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो जो तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं उनके अंदर दही और खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये जो दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर अम्ल होता है, दही होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। इसी प्रकार से जो खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो अम्ल है ये धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके कुछ विषैले और हानिकारक यौगिक बना देते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स बना देते हैं जो कि खाने लायक नहीं होते हैं और वो भोजन को भी विषाक्त कर देते हैं। तो ये जो खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं।
ठीक है, खाने लायक नहीं रहते हैं, इसलिए इसके अंदर नहीं रखना चाहिए। और दूसरा है ये है कि ये जो पीतल और तांबा जैसी धातुएं होती है, ये अम्ल की अभिक्रिया से जो ये बर्तन होते हैं ये भी खराब हो जाती हैं, ठीक है, संक्षारित हो जाती हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि पॉप साउंड के साथ में जलती है, यानी फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है, ठीक है। इसके ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो अपन पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है, जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास में ले जाने पर फट फट की आवाज़ या पॉप साउंड के साथ में जलने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जिस भी परख नली के अंदर अभिक्रिया करवाई जाती है और जब ये गैस रिलीज होती है, तब अगर जलती हुई तीली ले जाई जाती है तो ये जो गैस है वो फट फट की आवाज़ के साथ में जलती है। वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन अपना, जिसके अंदर हमने अम्लों की, धातु कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की साथ में रिएक्शन, और जो अम्ल हैं और क्षारक है उनकी धात्विक और अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया देखी है। तो आपको इनमें से कहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है और क्या बन रहा है, लवण, जल वगैरह, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इतना गहराई से आपके पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपको ये 10th क्लास वाला मैटर है, तो इनको पढ़ते रहिएगा। इसकी 1-2 क्लासेस और आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।